नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ ALP टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है मुक्केबाजों को निरूपित करता है। वृत्त जो है वो किसका निरूपित करता है? तो मुक्केबाजों का। वर्ग जो है वो दार्शनिक को निरूपित करता है। ये जो है दार्शनिक को निरूपित करता है, दार्शनिक को। और तीर जो है व्यवसायी महिलाओं को, ये व्यवसायी महिलाओं को निरूपित करता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन मुक्केबाजों को निरूपित करता है जो पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं यानी महिला भी होना चाहिए और मुक्केबाज भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो आ रहा है वो है एन। आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों को पढ़िए, उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। A4B का अर्थ है A B की माँ है। A3B का अर्थ है A B का पिता है। A5B का अर्थ है A B का पुत्र है। A7B का अर्थ है A B की पुत्री है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण एक दिया हुआ है के अनुसार P और S में क्या संबंध है वो देखना है। तो कह रहा है कि P4Q जो है उससे क्या निकल के आ जाएगा? P Q की माँ है। P जो है वो क्या है? Q की माँ है, Q की माँ है। उसके बाद आ रहा है Q और R में संबंध। Q और R में क्या है? तो QR4 जो कह रहा है, तो Q जो है माँ हो जाएगा किसका? R का, यानी Q माँ हो गया R का। और R7S का क्या हो जाएगा? तो R है जो S की पुत्री है। यहाँ पर S होगा, इसकी क्या है? पुत्री है। तो इन दोनों क्या हो जाएगा? पति पत्नी। क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो ये हो जाएगा पति पत्नी। तो यहाँ पर जो माँ है ये निगेटिव पत्नी है, तो यहाँ पर निश्चित है ये पति हो जाएगा। और यहाँ भी माँ है, तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा? तो P जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सास हो जाएगा। किनके? S का। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रश्न में पूछ रहा है P का S से क्या संबंध है? तो सास का। आंसर हो जाएगा डी। अगला है 576 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 625 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर। मान रख दीजिए A का मान दिया हुआ है 625 और ये दिया हुआ है 576। 1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर। तो अगर ये अंडर रूट करते हैं 576 इधर ले जाएंगे, 625 बटा 576 बराबर 1 प्लस R बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर था तो इधर गया तो अंडर रूट। यह हो जाएगा 25 बटा 24 बराबर 1 प्लस R बटा 100। R बराबर हो जाएगा 1 बटा 24 गुना 100। आंसर आ जाएगा कितना? 4.1/6% ए हो जाएगा। 1 2 3 प्लस 49 प्लस 50 का योग ज्ञात कीजिए। बस यहाँ फार्मूला लगा देना है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसका फार्मूला यानी इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, यानी 50 गुना 51 बटा 2 हो जाएगा 1275 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने पर प्रयुक्त किया जाता है जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो। आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाता है तो बना प्रतिबिंब पूर्ण है किंतु उसकी तीव्रता कम हो जाती है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है और आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा प्राप्त होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकाशीय क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक समद्विउत्तल लेंस है। यदि इस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी? कह रहा है समद्विउत्तल जो है वो लेंस है। लेंस कैसा है? ऐसा है, लेकिन इसे काटा कैसे जा रहा है? इस रूप में काटा जा रहा है। एक भाग ये है और दूसरा भाग जो है वो ये है। इस रूप में काटा जा रहा है। तो फोकस दूरी क्या है? अगर इसकी फोकस दूरी f है तो इसका जो फोकस दूरी होता है f1 जो हो जाता है 2f के बराबर, यानी f कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर है। तो f डैश कितना हो जाएगा? 2 गुना 20 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। लेकिन अगर इस तरह के काटा जाता, इस तरह के लेंस का काटा जाता, यानी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर काटा जाता तो फोकस दूरी जो है वो समान होता। अगर इसका f है, f डैश है तो f डैश बराबर f होता है, यानी समान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को
चुनिए। कन्नौज का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। दूसरा, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कथन 2 है जो ये सही है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जबकि कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े एक्स घड़ी सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत 160 डिग्री मुड़ जाता है, तब एक्स किस दिशा में मुंह किए हुए? एक्स का मुंह किधर है? उत्तर दिशा में है। अब कह रहा वो घड़ी की दिशा में कितना मुड़ता है? पहले 205 डिग्री मुड़ता है, उसके बाद फिर कहता है घड़ी के विपरीत दिशा में कितना मुड़ता है? 160 डिग्री। तो 205 डिग्री माइनस 160 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी जो है ये घड़ी की दिशा में कितना डिग्री मुड़ा है? तो ये 45 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। इन दिनों प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है। दूसरा, पारदर्शी कार्य संस्कृति के कारण नए कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की दर बहुत कम है। निष्कर्ष है ज़्यादातर नए कर्मचारियों की भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। दूसरा, नौकरी के इच्छुक बहुत सारे अभ्यर्थी इस कदम से खुश नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष एक निहित है। कथन के अनुसार प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है एवं भ्रष्टाचार की दर में बहुत कमी आई है, क्योंकि ज़्यादातर नए कर्मचारी जो है वो भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? L इंटू बी होता है। अब L को क्या किया? 125% बढ़ा दिया गया है और B को कितना? 80%, मतलब 20% घटा दिया गया है। तो ये हो जाएगा 125%, ये 80%, बराबर हो जाएगा L गुना 5/4 गुना B गुना 4/5, बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा? LB आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक मेथड और है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर होता है A + B + AB/100। यानी यहाँ ए कितना है? 25% पॉजिटिव बढ़ाया गया है और यहाँ पर -20 इसलिए लेंगे कि वो 20% घटाया गया, और ये माइनस हो जाएगा 25 गुना 20/100 जब कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं का लसा 4104 है, मसा इतना है। यदि संख्याओं में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास जो हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर वो क्या हो जाएगा? तो फार्मूला होगा LCM गुना SCF बटा पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या। बस मान रख दीजिए, हमें निकल जाएगा कितना हो जाएगा? तो ये 4104 गुना 9 बटा कितना हो जाएगा? 171। आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 216। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिणी दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा खाली स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, पश्चिम से पूरब। एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसकी उत्तरी ध्रुव के ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव में नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिणी दिशा की ओर विक्षेपित होता है और तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है पश्चिम से पूरब होगा। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवतरित प्रदर्शित करता है। सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा त्रिज्या केवल लंबता होती है। अगला है, उस पंप की शक्ति का मान ज्ञात करें जो 100 किलोग्राम पानी को 25 सेकंड में 19 मीटर ऊंचाई पर रखी टंकी में संचित कर देता है, जहां G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, शक्ति बराबर mgh बटा T। यहाँ पर 100 गुना 10 गुना h कितना 19 और T कितना हो गया 25। जब सोल्व करेंगे तो 760 वाट आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा B। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8%। इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है।
और टोटल 61.8% है। बिहार का साक्षरता की दृष्टि से 28वां स्थान राज्यों में तथा संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों सहित 35वां स्थान है। और बिहार राज्य के रोहतास जिला का साक्षरता दर है जो सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विवरण एवं धारणाएं का है। यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। यह विवरण है। धारणाएं, छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। दूसरा, राम अनीता का पति है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। कथन से स्पष्ट है कि राम अनीता का पति है। और कथन में यह नहीं कहा गया है कि छुट्टियां बिताने का स्थल कैसा होना चाहिए, तो केवल धारणा सेकंड ही अंतर्निहित है, फर्स्ट नहीं। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में क्रॉ को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, फिश को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और उसी कूट भाषा में बुल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो चलिए स्थानीय मान, यहाँ पे सीधे सीधे स्थानीय मान को रखा गया है। सी का मान 3 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है और एच का 8 होता है। तो हम बुल का भी रख सकते हैं। बी का जो मान होता है वो 2 होता है, यू का मान 21 होता है, और एल का मान जो होता है वो 12 होता है, और फिर एल है तो फिर 12 होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। ए कितने समय बाद कार्य को छोड़ा है? ए जो है वो कितने दिन में? 45 दिन में कर सकता है, और बी जो है कितने दिन में? 40 दिन में। दोनों का एलसीएम जो होगा 360 होगा, इसका क्षमता 8 होगा और इसका क्षमता होगा 9, और ये टोटल कितना क्या है? कार्य है। अब बी के 23 दिन का कार्य किया है, शेष जो बचा हुआ था उसको 23 दिन में लगाया है बी, तो कितना हो जाएगा? तो 23 गुना 9 बराबर कितना? 207 हो जाएगा, क्योंकि बी का जो कार्य क्षमता है वो 9 है। तो शेष कार्य कितना है? शेष कार्य बचा जो ए और बी मिल के किया था, 360 माइनस 207 कर देंगे तो हो जाएगा 153। और समय पूछ रहा है ना कि ए कितने समय बाद कार्य को छोड़ा है, यानी जितने समय ए और बी मिल के किया था तो 153 दिन, 153 कार्य किया था और मिल के क्षमता कितना? 8 + 9 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 153/17 बराबर आ जाएगा 9 दिन। यानी ए और बी जो है वो मिल के कितना दिन किया? 9 दिन किया, और बचा काम को बी जो है 23 दिन में किया। अगर टोटल पूछता तो आप निकाल देते, टोटल 32 दिन लगा। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 दिन। अगला प्रश्न है, रिया तथा अभय के वर्तमान उम्र का योग 48 वर्ष है। वर्तमान में अभय श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है। रिया तथा श्वेता के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है, यानी रिया एक तरफ है और एक तरफ श्वेता है, इन दोनों का जो है वो 4:7 है, यानी 4x और 7x है। अब अभय का उम्र कितना हो जाएगा? तो कह रहा है श्वेता से कितना? 4 वर्ष बड़ा है, तो श्वेता का उम्र कितना है? 7x + 4 वर्ष बड़ा है। तो अब कह रहा है कि रिया तथा अभय के वर्तमान उम्र का योग 48 है। रिया का उम्र यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो 4x दिया हुआ है। अभय का उम्र कितना है? 7x + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 48। टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना? 11x बराबर 44, तो x बराबर आ जाएगा 4। अब x का मान आ गया। अब 2 वर्ष पूर्व अभय का उम्र क्या था? तो हो जाएगा कितना? 7 गुना 4 + 4, तो ये हुआ वर्तमान का उम्र, उससे 2 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा? 32 - 2 बराबर 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। आंसर बी हो जाएगा। अगला है, 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो ऊष्मा जो होता है वो कितना होगा? I² RT होगा। I कितना दिया हुआ है? 0.4 एम्पियर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। R 2 है और T जो है वो कह रहा है कि 1 सेकेंड, तो T बराबर 1 सेकेंड, यानी 1 दे देते हैं मान यहाँ पर। तो 0.16 गुना 2 बराबर 0.32 जूल। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, वायु की कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम खाली स्थान के कोण पर अपवर्तित होगी। यानी यहाँ पर जो है वो अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और आपतन कोण दिया हुआ है। आपतन कोण कितना दिया हुआ है? तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो फार्मूला होता है अपवर्तनांक म्यू बराबर sin I बटा sin R हो जाएगा। तो √2 यहाँ पर दिया हुआ है, sin 45 डिग्री बटा क्या हो जाएगा? sin R हो जाएगा।
साइन आर बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटा √2। जब इसे हल कीजिएगा तो 1/√2 गुना √2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसका हो जाएगा 1/2, यानी साइन आर बराबर हो जाएगा 1/2 का मान कितना, साइन थीटा डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। तो आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो किरण माध्यम कितने डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगा, तो 30 डिग्री पर आंसर हो जाएगा बी। अपवर्तन कोण आर कितना 30 डिग्री। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। लेकिन गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है जो मूल्य वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। जैसे सोना के भाव अगर बढ़ता है तो मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ जो है वो भाग है तो निम्न में से व्यंजक का मान कितना होगा। तो अगर अक्षरों को स्थान पर गणितीय चिन्ह के अनुसार रखेंगे प्रश्न के अनुसार तो कितना होगा 483 भागा 23 प्लस 93 माइनस 16 गुना 4। बस इसमें बोर्ड मास लगा दीजिए। आंसर जो हमारा आ जाएगा हो जाएगा सी 50। अगला प्रश्न है कि 6 पेशेवर इंटीरियर डिजाइनर है पवन, नयन, रतन, शिवा, तनुजा और उर्मिला एक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक एक कोने पर और हेक्सागोनल टेबल के केंद्र का सामना कर रहे हैं। पवन उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है, नयन रतन और शिवा का पड़ोसी है, तनुजा शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में कौन पवन के पड़ोसी है। तो सबसे पहले तो आपको एक हेक्सागोनल बना लेना होगा, उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न है उसके अनुसार आप व्यवस्थित कीजिएगा। इधर उर्मिला हो जाएगी, इधर तनुजा, इधर पवन, ये रतन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे नयन और यहाँ पर शिवा। अब स्पष्ट है कि पवन के पड़ोसी तनुजा और रतन है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है, यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि अगर दो संख्या है x + y उसका योग कितना है a है और x × y है तो उसका b है। तो 1/x + 1y बराबर क्या होगा, तो इसे सोल्व करिए, x + y हो जाएगा, यहाँ xy हो जाएगा, ये a/b हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत खाली स्थान होगा। तो 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो कौन कौन अभाज्य संख्या देखिए, एक तो 37 है प्लस कितना हो जाएगा 41 है, 43 है, एक 47 है और कौन है 53 है, कितना है 59 है प्लस 61 है प्लस 67 है। इतने अभाज्य संख्या है, कितने 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भागा दीजिए। जब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 408/8 बराबर कितना हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा सी, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। किसी पदार्थ का तापमान ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि खाली स्थान के बिना संचारित नहीं हो सकती और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माध्यम, मीडियम। ध्वनि माध्यम के बिना संचारित नहीं हो सकती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो स्टील में होता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को, तब जो समय 21 होता है तो घंटे की सुई अक्षर पर होगी। तो अगर हम नंबर को क्या किया गया है, एक घड़ी पहले बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 10, 11 और ये हो जाएगा 12। अब कह रहा है कि 1 को m से किया है, 2 को n, O P Q R S T U V W X
से नोटेशन किया गया है। अब कर रहा है 21 बजे होता है तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी। तो अगर 21 बजेगा यानी कितना 9 बजा है, कितना 9 बजा है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो यू पर आंसर हो जाएगा सी। भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े खाली स्थान से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी अलमारी से। भोजन फ्रिज में रहता है, कपड़े कहाँ, अलमारी में। अगला है रेकरिंग का प्रश्न है, सही व्यंजक दर्शाता है। 0.654 और 54 पे रेकरिंग है तो हो जाएगा 654 पूरे लिखेंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटा देंगे, और 2 अक्षर पे रेकरिंग है तो 299 हो जाएगा, और हमारे पास कितना जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर यह जीरो भी है तो 2 यहाँ पर ये भी है तो ये 0 0 2 लगा देंगे, तो आंसर जो हो जाएगा 648 बटा कितना हो जाएगा 9900 यानी 18/275 आंसर हो जाएगा ए। अगला है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तो टेन 3 थीटा बराबर क्या होगा। तो दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3, इसको आप ना इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब सूत्र में हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आइए इसे रखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसलिए किए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ और एक बार घटाव हो जाता है, तो उसी फार्मूला पे तोड़ा गया है। इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब जब इसके मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रख देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 तो है ही, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये इधर बटा में चल जाएगा तो 1, इसका मान कितना दिया हुआ है तो √3 दिया हुआ है तो 1/√3 हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर √3 माइनस 1/√3 है, इसका मान √3 है, इसका 1/√3 है, तो ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इतना हो गया, जब इसे घटाएगा 2 टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/√3 बराबर टेन 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। प्रश्न में कह रहा टेन 3 थीटा बराबर टेन 3 गुना 30 बराबर टेन 90 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा ए अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, यानी इन्फिनिटिव होगा। टेन 90 डिग्री का मान जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। डे ब्रॉयन ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। दूसरा कथन है J.W. डुब्रेनॉयर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। डोब्रेन ने त्रिक नियम दिया था जिससे में मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों का औसत होता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर Li का परमाणु भार 7 है, Na का 23 है और K का जो है वो 39 है, तो 39 अब प्लस जो होता है 7 बटा 2 कर देंगे तो वो 23 हो जाएगा। यही डोब्रेन का ट्रिक था। अगला है बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 8। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में महत्तम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर मान लिया कि K कक्षा है तो उसमें कितने 2 है इलेक्ट्रॉनिक संख्या, L में कितने 8 है, M में कितने रहते हैं तो 18, N में कितने है 32, अगर O है तो किसमें 50। अंतिम कक्षा में पहले वाली कक्षा में महत्तम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा में महत्तम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ताप्ती। ताप्ती नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें, बढ़ई और हथौड़ी। सही आंसर हो जाएगा सी, नलसाज और पाना। जिस प्रकार बढ़ई का संबंध हथौड़ी से है उसी प्रकार नलसाज का संबंध पाना से है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न, आइए बनाते हैं। कोई भी बोतल कलम नहीं है। अगर मान लिया कि जो है ये क्या है बोतल है और कर कोई भी बोतल कलम नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कलम नहीं है। सभी जग जो है वो बोतलें हैं, यानी बोतल के अंदर जो है वो क्या है वो जग है, यानी सभी जग जो है वो बोतल है।
आइए निष्कर्ष में, कुछ जग कलमें है, बिल्कुल नहीं। कोई भी जग कलम नहीं है, सही है। कुछ बोतलें जग है, ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। किस पे, प्रश्नवाचक के स्थान पे। तो आइए देखते हैं, बी से अगर हम, क्या है, बी है वही है, ओ वही है, ए वही रखा गया है, आर को भी रखा गया है, लेकिन डी को डब्ल्यू से चेंज किया गया, यानी डी के जो विपरीत अक्षर है वो लिखा गया है। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगला बार में सबको यही रखा गया है, आर को विपरीत अक्षर जो आई है उसे चेंज किया गया है। तीसरा बार में कौन चेंज होगा, तब ए का चेंज होगा। हमारे पास जो आंसर है, ए को विपरीत अक्षर कौन हो जाएगा, वो जेड हो जाएगा, बाकी वही रह जाएगा, बी ओ जेड आई डब्ल्यू हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ट्रेन बी द्वारा जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगता है। तो ए की गति क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि बी बराबर मान लेंगे x किलोमीटर जो है वो पर आवर है, और ए की गति कितना हो जाएगा, x प्लस जो हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 300 बटा x प्लस 25 बराबर हो जाएगा 250 बटा x माइनस 4, क्या होगा, 4 घंटे कम समय लगता है। तो ये प्रश्न में कह रहा है, बस इसी को हमें सोल्व कर देना है। 250 बटा x माइनस 300 बटा x प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 250x प्लस 6250 माइनस 300x बराबर 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और इसे शॉर्ट करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 6250 बराबर 0 हो जाएगा। और इसे थोड़ा 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 3125 बराबर 0। यहाँ से जब हल कीजिएगा तो x का जो हमारे पास मान आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। x का मान 25 आ गया, यानी a की चाल कितनी हो जाएगी, तो a की चाल कह रहा है कि x प्लस 25 है, यानी 25 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 50। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी, 50 किलोमीटर पर आवर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि जिससे कि खर्च में 8% की जो है वो वृद्धि हो। सबसे पहले क्या करें, यहाँ मान लेंगे कि माना जो है चीनी का जो कीमत था वो पहले कितना था, 100 रुपया था, अब कितना हो गया, अब बढ़ के हो गया 120 रुपया। लेकिन कह रहा है कि अब खर्चा कितना करना है, 8% की वृद्धि हो। तो पहले तो 100 रुपया लगता था, अब क्या करता है कि 108 रुपया ही लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, 108 रुपया। अब 108 रुपया में चीनी कितना आएगा, वही परसेंटेज हमें निकालना है। जितना चीनी आएगा उतने ही परसेंटेज को कमी है वो दिखेगा। तो सबसे पहले देखें कि 120 रुपया मान ले कि 1 केजी चीनी आया, तो 108 रुपया में कितना आएगा, 1/120 गुना 108 रुपया, क्योंकि 8 रुपया बढ़ा रहा है, 8% वृद्धि, पहले 100 रुपया ही लग रहा था। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा 9/10 आ जाएगा, यानी 9/10 यहाँ पर आ गया केजी। कितना आ गया, 9/10 केजी हो गया। अब हमारे पास है पहले खर्चा कितना था, 10 का, अब खर्चा कमी करके 9 कर दिएगा। यही कमी कितना हुआ, तो 1 का कमी हुआ। अब बटा उसका परसेंटेज निकालना, तो 1/10 गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यही 10% का। या डायरेक्ट देख सकते थे, 9 से 900 ग्राम खरीद रहे हैं, पहले 1 केजी खरीदते थे, तो यानी कितना है, 100 ग्राम की कमी, यानी 10% की कमी है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मानव शरीर और का पीएच मान एक तरफ दिया हुआ है, पदार्थ दिया हुआ पीएच है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 तक होता है। अम्ल वर्षा का कितना होता है, तो अम्ल वर्षा के 5.6 होता है। अब मुंह जब दांत की सड़न शुरू होता है तो कितना होता है, 5.5 से अगर कम है तो मुंह की जो दांत है वो सड़न शुरू हो जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कुछ और भी जो पूछा जाता है, जैसे अमाशय रस पूछा जाता है, अमाशय रस का कितना हो जाता है, 1.4 से 1.8 है। अगर दूध के पूछ लिया जाए तो 6 से 6.5, यानी दूध अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त की बात करें तो 7.35 से 7.45 होता है, यानी रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बहुत बार पूछा गया, MgOH के होल ट्वाइस को पूछा जाता है, तो वो होता है
5 होता है। अगला है किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी एथेन। C2H6 में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बने रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यौगिक एथेन जो है C2H6 में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच केवल सहसंयोजक बंध ही उपस्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार 2023 से सम्मानित मंजूषा कंबर किस खेल से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी बैडमिंटन से संबंधित है। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। यहाँ पे 37, 52, 74, 104 और 143 दिया हुआ है। इसे देखेंगे कि 37 से 52 गया है, कितना है +15 है, 52 से 74 गया है +22 है, 74 से 104 गया है +30 है, और 104 से 100 जो है कितना गया 143, तो कितना हो जाएगा ये है +39। यहाँ पर भी एक और देखना होगा कि 15 से 22 गया है तो +7 है, 22 से 30 गया +8 है, इससे +9 है। अब ये जो हो जाएगा क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 जोड़ेंगे 143 कितना में 143 में +49 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 192। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जब आप डी को रखिएगा तो इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा और यह सीरीज बनेगा BBCEFK का जो हमारे पास सीरीज बनेगा। समीकरण x² - 11x + 30 = 0 के मूल्य का योग क्या होगा। तो ए यहाँ पर जो है दिया हुआ है 1 है, बी बराबर दिया हुआ है -11 है और सी बराबर 30 है। ये क्यों दिया हुआ है कि जो इसका मेन समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। अब समीकरण मूल्यों का योग पूछ रहा है, तो मूल्यों का योग मूल्य अगर अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है -b/a। बी कितना दिया हुआ है -11 दिया हुआ है, और ए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी हो जाएगा 11। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए जो एक परिवार के मासिक आय के रूप में दर्शाता है। यदि इस महीने के दौरान खर्च गई कुल राशि 45,000 थी तो शिक्षा स्वास्थ्य दोनों पर खर्च की गई कुल राशि जो निकटतम 1000 तक कितनी थी। तो आइए सबसे पहले महीने के दौरान खर्च कितना है 45,000 रुपया, और पूछ कहाँ जा रहा है शिक्षा स्वास्थ्य दोनों पर खर्च की कुल राशि कितना है। तो शिक्षा पर यहाँ देखते हैं 2 दशमलव क्या है वो है 5 है, और स्वास्थ्य पे कितना है तो स्वास्थ्य में 2 है, यानी टोटल कितना है 4.5 खर्चा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि पहले तो टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है बराबर कितना 45,000 दिया हुआ है। तो जब टोटल को हम जोड़ेंगे तो आइए जोड़ते हैं 0.5 + 3 दशमलव जो है वो 5 + 2.3 + 2.5 + 2 + 1.9 + 1। जब टोटल इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13.7, यानी 13.7 बराबर कितना हो जा रहा है 45,000 रुपया खर्चा। इन दोनों पे खर्चा है 4.5 वो पूछ रहा है। तो सीधी सीधी आप निकाल देंगे कि 45,000 बटा 13.7 गुना 4.5। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15,000 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी NH2NP5। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अबर सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जो है वो किसका है, कौन सा है, तो वो है हैलोजन है। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। विद्युत ऋणात्मक का क्रम अगर की बात करते हैं तो ऐसे फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन का होता है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं गति करते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है। आंसर हो जाएगा बी घटता है। जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं गति करते हैं तो धात्विक गुण जो है वो घटता है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 4 3 2 1 0 होता है बाएं से दाएं जाने पर। अगला है
हाल ही में श्रीलंका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संतोष झा को। संतोष झा को हाल ही में श्रीलंका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं सेंथिल पांडियन सी को, तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। और रूबेन अजार को भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्रेया घोड़ावत जो है वो मार्च 2023 में सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 25 त्रिभुज है। जब एक दर्पण में दी गई आकृति दाईं ओर रखा जाता है तो उसका सही दर्पण छवि का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ए। किसी कूट भाषा में फ्रेंड को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पीस को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए कि किस तरह लिखा गया है। अगर एफ को +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। आर को -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू होगा, क्योंकि क्यू आर शुरू होता है। आई में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आई का +1 करते हैं तो जे हो जाएगा। उसी तरह ई में -1 करेंगे तो हो जाएगा डी। यानी जो सीरीज चल रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो पी में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। लेकिन ई में -1 करेंगे तो ये डी हो जाएगा। ए में +1 करेंगे तो बी हो जाएगा। इस तरह हमें सीरीज मिलेगा। अगला भी जो हमारा सी में एक माइनस करेंगे तो बी मिलेगा। तो आंसर जो है निकल के आएगा वो होगा डी। नेक्स्ट है त्रिभुज जो हमारे पास है ए बी सी के लिए, ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बराबर 1/4 ए बी, ए ई बराबर 1/4 ए सी है। यदि बी सी बराबर जो कितना है दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो डी ई बराबर कितना होगा? यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है वो डी है, ये जो है डी है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर कितना दिया है? 1/4 दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए डी ई जो है वो हो जाएगा, इस ट्रायंगल ए डी ई सर्वागसम है कितना? ट्रायंगल ए बी सी का। तो डी ई बराबर जो हो जाएगा 1/4 बी सी, तो बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 12 बराबर 3 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सी। अगला है ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। केंद्र ओ से ए बी से होकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हुए एक लंब खींचा जाता है। ओ सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई कितनी है? इस तरह के अरेंजमेंट है, पूछ रहा है ए बी की लंबाई जो है वो क्या होगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा 2AC यानी 2 गुना √13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बराबर 2 गुना 169 माइनस 25 बराबर 2 गुना √144, 2 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में अंतर है कि फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। फुफ्फुसीय शिरा हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिवहन करता है। फुफ्फुसीय धमनी दाएं वेंट्रिकल में से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजनित होता है, जहां ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आदान प्रदान होता है। रक्त हृदय के बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी तथा धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। अगला है हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, उपास्थियों। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। उपास्थि ऊतक का मैट्रिक्स लसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है जिसे कोड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड्रिन कहते हैं। हाल ही में यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा नृत्य किस राज्य से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात से। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा, गरबी और रास, तिपनी, डांगी नृत्य, हुंडो, सिद्धि, धमाल जैसे प्रमुख नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला है 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 29 जून 2010 को
तो इसे निकालने के लिए पहले तो 2000 वर्ष को निकालना होगा, प्लस 9 वर्ष को निकालना होगा, प्लस 5 माह को निकालना होगा, और प्लस किसका 29 दिन का भी निकालना होगा। इतने दिनों को निकालना होगा। अब 2000 वर्षों में क्या होगा, विषम दिनों की संख्या जो होगा वो 0 होगा। 9 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो 9 वर्षों में होगा 7 प्लस 4 अब बटा 7। अब 7 प्लस 4 कितना, 7 इसलिए किया गया, जैसे यहाँ पर 9 साल हो गया, अब प्लस 2 लीप ईयर कितना 11, 7 4 11 ही है, बस इसे ये 7 7 हट जाएगा। 4 जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, वो इवन नंबर विषम दिन बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, 5 माह में निकालना है। 5 माह में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा 7 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 विषम दिन। और 29 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 29 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगा 728, तो 1 दिन हो गया। यानी 29 जून 2010 तक कुल विषम दिनों की संख्या अगर जोड़ेंगे तो 2000 वर्ष का 0 आया है, और अगर हम का देखते हैं 9 वर्षों का उसका कितना आया है 4 आया है, 5 माह का कितना आया है वो भी 4 आया है, और 29 दिन का कितना आया 1 आया है। और उसे फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 विषम दिन, और 2 का मान कितना होता है, वो मंगलवार होता है। रविवार को 0, सोमवार के 1, मंगलवार के 2, बुधवार के 3, गुरुवार के 4, शुक्रवार के 5 और शनिवार के 6 होता है। तो 2 मंगलवार का आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा डी मंगलवार। ये 0 इसलिए लिया गया है, 0 3 0 0 इसलिए गया कि फरवरी 28 दिन का ही होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो उसका जो और इवन जो है विषम दिन है जो वो हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तार्किक को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए। पहले माथा होगा, फिर नाक होगा, फिर टोड़ी होगा, फिर छाती होगा, उसके बाद कमर होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। तो आइए देखते हैं, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15 और 94, 15 और 94 का जो HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की। आंसर हो जाएगा डी। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। यौन प्रजनन में आधा लक्षण पिता का और आधा लक्षण माता से प्राप्त होता है, जिससे संतति में दोनों के गुण पाए जाते हैं। आनुवंशिकता का नियम मेडल ने दिया था। अगला है खाली स्थान के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए लिग्रिन। लिग्रिन के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरन कायमा सेलों में जीव द्रव नहीं होता है। इस उत्तक की शैलें जो है मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। एथेनॉल की अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन क्या होगा। आंसर हो जाएगा CH2CH2। क्या हो जाएगा CH211CH2। एथिलीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C2H4, और ये एथिलीन है। इथाइल अल्कोहल शराब में प्रयोग में लाया जाता है। 95.6% इथाइल अल्कोहल एवं 4.4% जल के मिश्रण को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। अगला है हाल ही में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा सी। जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन को दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पर आएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये यहाँ पर आएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि दिए गए संबंधित युग्म के आर पर अनुपस्थिति पद का चयन करें। यहाँ पर देखिए कि मेकिंग को अगर हम पहले लिख लेते हैं, ये है मेकिंग, यहाँ है KGMANI। अब यहाँ पर देखिए M कहाँ पर चला गया है, यहाँ पर चला गया, A यहाँ पर चला गया है, N जो है वो कहाँ पर है, तो N हमारे पास I पहले यहाँ है और N यहाँ है, G यहाँ है और K यहाँ, इस तरह के अरेंज किया गया है। उसी प्रकार अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कहाँ, C जो है वो 2 अक्षर के बाद चला जाएगा, यानी C, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर P, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर T और यहाँ पर E आएगा। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो माना कि काटे गए अभिष्ट पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब इसे हल कीजिएगा कैसे, M1 D1 H1 बटा W1
बराबर M2D2H2/W2, यानी 30 × 10/50 बराबर हो जाएगा 30 - 10 × 15 क्या हो जाएगा x। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा 20 × 15/x। x का मान आ जाएगा कितना 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वह है फूल में नर प्रजनन भागों को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। अगला है पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। खाली स्थान पद मासिक धर्म को समाप्ति को संदर्भित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। रजनोवृत्ति में अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र अस्थायी रूप से रुक जाता है। रजनोवृत्ति की आयु जो है 45 या 50 साल होती है। इस अवस्था में नारी में जनन की क्षमता नहीं होती है। जीएम फसल बरुना किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सरसों से। जीएम फसल बरुना सरसों से संबंधित है। भारतीय शोधकर्ताओं के जीनोम एडिटिंग जीई का उपयोग करके पहली बार कम तीखी सरसों विकसित की है। अगला है किस देश में पहली बार जुलाई 2024 में यूनेस्को को विश्व धरोहर की मेजबानी किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी भारत में। भारत में पहली बार जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी किया जाएगा। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का अध्यक्षता और मेजबानी जुलाई 2024 में दिल्ली में आयोजित करेगी। 16 नवंबर 1945 में स्थापित यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह था एएलपी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।